कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का यह निर्देश है कि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान इस विषय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिससे इसके माध्यम से शैक्षिक संस्थानों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष तथा लिंग आधारित विभेद को कम किया जा सके। वैसे तो वास्तविकता यह है कि स्त्री पुरुष सदैव से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और समय समय पर हमारे वेदों में, उपनिषदों में एक दूसरे को पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बताया गया है, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष नहीं और बिना पुरुष के स्त्री नहीं। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यह मान्यता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। परंतु बदलते समय क्रम में, बदलती परिस्थितियों में यह मान्यता क्षीण होती रही और आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ नाना प्रकार के हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। उसको रोकने के लिए बहुत सारे लॉ बने हैं, रूल बने हैं, रेगुलेशन बने हैं, लेकिन कानून ही हर मर्ज की दवा नहीं है। समाज में तथा समाज में रहने वाले के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कानून से ही सब कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे जो ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो आप देखते होंगे कि 2/3 पानी और 1/3 भूभाग है। उसी तरह से अगर लॉ की यूटिलिटी को हम देखें तो 1/3 लॉ है और 2/3 इथिक्स है, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं। तो इसलिए उन सोशल वैल्यूज के, उन सोशल नॉर्म्स को समाज में लागू करने के लिए, उसको मानने के लिए जो है इस तरह के कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है, जो कि कानून से हटकर होते हैं। चूंकि तो आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में लिंग विभेद को समाप्त करने के लिए जागरूकता का संचार किया जाए। चूंकि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का हर स्कूल इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, इस क्रम में हमारा स्कूल भी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हम सभी यह उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा। अब इस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सागर कुमार जायसवाल से हम निवेदन करेंगे कि वो आए और वेलकम एड्रेस करें। धन्यवाद। हाँ, अच्छा। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ पा रही है अजय सर? यस। Okay. Good afternoon to all present here, and of course I am very pleased to be here today on the occasion of the webinar that is organized by our department on the topic eliminating gender-based violence, law and practice. Viewers, certainly it is a great pleasure to welcome you all on this occasion. And I would like to welcome our chief guest, Professor Rajneesh Patel sir, from Law School, Banaras Hindu University, Varanasi. Then I would like to welcome Professor Dr. Pratibha J. Mishra, Madam, our Dean of School of Law of this university. मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच में बाकी कई फैकल्टीज हैं, उनको भी मैं सत सत नमस्कार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं मैं। Then I would like to welcome all my colleagues, or better say, our team who are with me in these institutions, including Dr.
Ajay Singh, the convener of this webinar. Viewers, our students are our assets. So I welcome to all the students, whether they belongs to the Department of Law or elsewhere, but who are present here and are very eager to listen the word of our eminent speakers on this occasion. Viewers, this webinar is being convened to discuss on the issue eliminating gender-based violence, law and practice, which I think have been vehemently discussed nation and worldwide. No doubt the discussion would have a significant implications for the future of the women in India. Viewers, women on the one hand are worshipped in the form of the Shakti, but on the other hand they are treated as a commodity. What a paradox. On the one hand, they are burdened with the home management, all management, everything. But on the other, they are kept outside from the decision making process in the family matter. The Hindu Succession Act 1956 have provisions of equal sharing of property among the son and daughter, but that is only the law. The practice is far behind the law. Urban India have some sense of equal sharing of the property between them, but forget this thing in the rural India. So far, the matter of the succession has a concern with the Muslim community. The uncodified law in them permit only one third in comparison to the male. Viewers, rape with women. I would not like to say any word in this regard. You know everything from the media report. But my only concern in this regard is that why the law has failed to control this evil as widespread nationwide. And what to say about the domestic violence? Viewers, it is a bitter to reality that the women have been treated, ill-treated in the society. They are often exposed to domestic violence, and this is happening with them from ages across the territorial boundary. Despite several initiatives to raise the awareness about the woman's right, the cases of the domestic violence is increasing day by day. Either law of the domestic violence has some lacuna or implementation of the law have remained failed. What is the reality between these two? Empowering women through constitutional measure by providing them reservation in a job is a good attempt. We appreciate it. And I am observing that the proportion of the women in the workspace is increasing day by day. However, their participation in the higher position is still less. Most of the employer in the private sector do not prefer the woman employee, despite the women in the present India have proved that they can do the toughest job. Viewers, there are too many issues to be raised and too many things to be discussed, but I think it is better to listen from our incoming speakers. So I welcome on behalf of the Department of Law of this university, that is Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Professor Rajneesh Patel sir from the School of Law, Banaras Hindu University, Varanasi, to have his say on this occasion. I am thankful to Dean Madam for his kind support, her suggestion and guidance given to us as and when required.
and the blessings of our Honorable Vice Chancellor, Madam Professor Dr. Anjila Gupta is with us. I feel honored to welcome my all colleagues, and I am sure that the participants will feel enriched with the knowledge after completion of this event. So, with this word, I would like to convey my thanks, and I would like to give this platform to the convener of this event, Dr. Ajay Singh. एक बार फिर से नमस्कार आप सभी लोगों का, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ओकेजन में। थैंक यू सो मच सर। इस क्रम में अब मैं निवेदन करना चाहूँगा मैडम जो कि हम लोगों के डीन हैं, डीन मैडम प्रोफेसर प्रतिभा जे मिश्रा मैडम से, कि वो इस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएं। इसके पहले थोड़ा सा मैडम के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। मैडम हम लोगों की इस स्कूल ऑफ लॉ के डीन हैं और इसके साथ साथ प्रोफेसर एंड हेड सोशल वर्क्स हैं। मैडम का लगभग 2.5 दशक का अध्यापन का अनुभव है और इसके साथ साथ मैडम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 2010 से सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। सन 2007 से अब तक एंटी सेक्सुअल हरासमेंट सेल की प्रभारी भी हैं। इसके साथ मैडम ने शैक्षणिक गतिविधियों के क्रम में 11 देशों की यात्रा की है एंड मैडम हैज पार्टिसिपेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड टू द वीडियो डॉक्यूमेंट्री फॉर साउथ ईस्ट एशिया ऑन द सब्जेक्ट We can end all kinds of violence against women in 2008। इसके साथ साथ मैडम विश्वविद्यालय मीडिया सेल की प्रभारी भी हैं। इसके साथ साथ मैडम एलिमिनेटिंग ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि आज का कार्यक्रम है, इस विषय की विश्वविद्यालय में कोऑर्डिनेटर हैं। मैडम का स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन सदैव हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। अब मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएं। थैंक यू डॉक्टर अजय। आराध्य के चरणों में वंदन। रिस्पेक्टेड आज के स्पीकर प्रोफेसर रजनीश पटेल जी, सम्मानित हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सागर जायसवाल जी, हमारे अन्य शिक्षक वृंद और इस कार्यक्रम का असली सहरा जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे लॉ विभाग के विद्यार्थीगण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी खास तौर से इस कार्यक्रम के जो फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर अजय, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करके अपने लॉ डिपार्टमेंट में एक नए अध्याय को जोड़ा और जैसा कि मुझे कहा गया है इस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव्स बताने के लिए, इस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ एक डीन की हैसियत से हम क्या सोचते हैं और हमें क्या करना है एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस का, ताकि हमारा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय बनने की पहल करे जहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई वायलेंस नहीं है। फ्री सोसाइटी में यहाँ पर क्योंकि लॉ के विद्यार्थी हैं तो कुछ बात बताना चाहूँगी। सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको हर एंगल से इक्वल राइट्स देता है, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, 23 हो, 21 हो। इसी के साथ साथ बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जैसे विशाखा जजमेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान का। अभी परसों का मैं अखबार पढ़ रही थी, मेरे साथ शायद प्रोफेसर रजनीश पटेल जी सहमत होंगे। उल्टे हाथ की तरफ लिखा था कि पत्नी ने पति के कैरियर को किस तरीके से बर्बाद किया, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसी के राइट हैंड पे लिखा था पत्नी कोई सौंदर्य की वस्तु नहीं है, पत्नी का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो जहाँ कहीं पर भी चाहे जा सकती है, पति के ट्रांसफर के साथ उसका जाना जरूरी नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए कोट किए कि यहाँ पर हमें मेल फीमेल की टर्मिनोलॉजी में जेंडर को नहीं देखना है,
बल्कि जेंडर को एक न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी में देखना है, और न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी जो समाज के द्वारा बनाई गई है सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट के रूप में, जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर की बारी हो रही है। तो इस यहाँ पर हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात नहीं करेंगे, वायलेंस अगेंस्ट मेन की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात कर रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। वो मेन के खिलाफ भी हो सकता है, महिलाओं के खिलाफ भी हो सकता है, और बहुत तेजी से उभरता हुआ हमारा थर्ड सेक्स, जिसे हम LGBT के नाम से जानते हैं या ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं, वो भी सामने आ रहा है, और उनके खिलाफ भी जो वायलेंस हो रहा है उसको भी हमें दूर करने की आवश्यकता है। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई UNDP के माध्यम से, और उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, तो हमारे देश का जो HDI रिपोर्ट था वो बहुत नीचे था, और उसके पीछे मुख्य कारण पाया गया कि महिला और पुरुषों में विभिन्न प्रकार की असमानता है, चाहे वो सेक्स रेशो के रूप में हो, चाहे वो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के रूप में हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में हो, चाहे बेमेल विवाह के कारण हो, चाहे बहु विवाह प्रथा के कारण हो, और भी बहुत सारे कारण थे। उसी के साथ साथ NFHS सर्वे किया गया, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, और उसमें ये बातें निकल के आई कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी प्रथाएं चल रही हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही हैं, जो विकास में विभिन्न प्रकार की बाधाएं पहुंचाती हैं। तो अगर हम इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं, जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बराबरी के रिश्ते की बात करते हैं, तो इन बाधाओं को दूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें, इसके लिए ये जिम्मेदारी दी गई डिफरेंट NGOs को, और NGOs को कहा गया कि आप एक जन आंदोलन करें जिसके माध्यम से लोगों के अंदर एक सकारात्मक विचार लेके आए, और सकारात्मक विचार के माध्यम से समाज में कुछ परिवर्तन दिखने चाहिए। ऑक्सफैम इंडिया और यूनिफेम इंटरनेशनल NGO जो कि काम करती है जेंडर डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए, वहां पर उन्होंने जब इवैल्यूएशन स्टडी की तो ये बात सामने निकल के आई कि आने वाला कल जिनके हाथ में है, यानी कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनके अंदर एक ट्रेनिंग देंगे, उनको एजुकेशन देंगे, तो हम लोगों के माइंडसेट को, लोगों के मेंटल एटीट्यूड को, और लोगों की विभिन्न रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं उनके बारे में सजग करने में और सकारात्मक विचार लाने में हम बेहतर रूप से कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं। आई थिंक किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। इसके बाद जब इवैल्यूएशन स्टडी की जो रिकमेंडेशंस थी, भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी महिला बाल विकास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को दी, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कोऑर्डिनेट किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट को इसलिए दिया गया, मैं आगे बताऊंगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स वहीं से निर्धारित होते हैं, वहां जो CDPOs होते हैं, दे यूज्ड टू वर्क एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अंडर द DV एक्ट 2005। उन्होंने कोलैबोरेशन किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पत्र जारी किया, और उस पत्र के माध्यम से UGC को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश मिले। वो दिशा निर्देश सभी वाइस चांसलर्स को दिए गए, और यूनिवर्सिटीज में इस प्रोग्राम को कैसे बेहतर अंजाम दिया जाए उसकी एक कड़ी आपके सामने है। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब NGOs को ये प्रोग्राम दिया गया तो ये प्रोग्राम 24 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चला। 24 नवंबर का जो दिन है वो हम मनाते हैं एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और 10 दिसंबर का जो हम डे मनाते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मनाते हैं। तो हम प्रत्येक व्यक्ति के ह्यूमन डेवलपमेंट को ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज के माध्यम से कैसे डेवलपमेंट में राइट डायरेक्शन दे सके,
यहाँ पर एनजीओस का जो उद्देश्य था वो 16 डेज का एक्टिविज्म था, लेकिन जो विश्वविद्यालय को उद्देश्य दिया गया है वो उद्देश्य किसी प्रकार के एक्टिविस्ट पैदा नहीं करना है, किसी प्रकार का एक्टिविज्म नहीं करना है, बल्कि विद्यार्थियों के बीच में किस तरीके से अवेयरनेस, ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाए। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, अमर्त्य सेन ने कहा था, फ्रीडम इज डेवलपमेंट। जब तक हम दोनों सेक्सेस को या जेंडर को हम फ्रीडम नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, शायद डेवलपमेंट को हम ठीक ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो डेवलपमेंट होगा वो या तो लॉपसाइडेड होगा, या वन साइडेड होगा, या अनऑर्गेनाइज्ड होगा, या अनबैलेंस्ड होगा, और जो हमारी संस्कृति और प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और विकृति का रूप ले लेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम विश्वविद्यालय ने डिफरेंट स्कूल्स के एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, और उस स्कूल के अंदर जितने डिपार्टमेंट आते थे उनको जिम्मेदारी दी कि वो कैसे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करें। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि हम किस तरीके से इक्वल सोसाइटी बनाते हैं, या कैसे हम जस्ट सोसाइटी का निर्माण करते हैं। और ये किसी एक इंडिविजुअल की, किसी परिवार की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सबको इसमें अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने की जरूरत है। एक दूसरे के प्रति संवेदनशील, सहानुभूति और सहनशील होने की जरूरत है। एक दूसरे के सहयोग में हम कैसे सहायक बने, बल्कि एक दूसरे के हम प्रतियोगी ना बने, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धात्मक रूप से एक दूसरे के हम प्रतिद्वंदी ना बने, और विकास, समानता, शांति, अहिंसा के संदेश को ध्यान में रखते हुए आजीविका, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान की विभिन्न सोपानों को चढ़े, समानता और सुरक्षा का वातावरण करें, जहां पर कि बराबरी के रिश्ते हो, एक दूसरे के सम्मान और प्रेरणा के स्रोत की बात हो, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके, बेहतर समाज का निर्माण कर सके, इक्वल सोच सके, चाहे वो हमारी पंचायत की जर्नी हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट की जर्नी हो। जर्नी फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट को हम कैसे इक्वल तरीके से सोचते हुए इनोवेट कर सके और चेंज कर सके। यहाँ पर मैं रजनीश साहब को ये बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हमारे विद्यार्थियों को जानना बहुत जरूरी है, एंड आई एम 100% श्योर आप इस पर बातचीत करेंगे। जेंडर जस्टिस क्या है, जेंडर वायलेंस क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जेंडर बजट क्या है, जेंडर डेवलपमेंट क्या है, जेंडर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, जेंडर इक्वालिटी को कैसे प्राप्त किया जाए, इक्विटी की जर्नी को चलते हुए जेंडर मेजरमेंट क्या है, जेंडर एम्पावरमेंट क्या है, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स जिसकी आजकल बहुत तेजी से बात हो रही है वो क्या है, और जो विश्वविद्यालय के संदर्भ में है जेंडर इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, डिफरेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 3 टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी अमंग दी common people, and then it is converted into different sustainable development goals, goal number 4, 5 and 6, which also includes the quality education। कैसे उसको प्राप्त किया जाए, उसमें कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं सरसरी निगाह से आपको बताना चाहूंगी। Inequalities by social groups, caste, religion and place of birth, hierarchy of participants in higher education, impact of patriarchy, masculinity in higher education, commitment of gender equality in higher education, steps to improve gender equality, gender and curriculum, how can gender inequality be reduced in the classroom, heterogeneous gender realities, domain and challenges in education। क्योंकि हमारे लॉ के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं तो हमें लॉ को भी नहीं भूलना है, क्योंकि आने वाले लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो लॉ आज की डेट में अगर हम देखें तो जेंडर इक्वालिटी के करीब 250 कानून हमारे इर्द गिर्द कवच के रूप में घूमते रहते हैं, लेकिन उन
कानूनों का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। तो खास तौर से मुख्य कानून जो जेंडर से रिलेटेड है, चाहे वो पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट UN declaration that is one of the landmark 1979, popularly known as CEDAW, family counseling centers, family courts, Mahila Salah Suraksha Kendra, role of media, women and development, gender and development, इनको हम कैसे प्राप्त कर सके। दिल्ली का एक बहुत खूबसूरत सा मॉडल हमारे सामने है जिसको हम कहते हैं जेंडर रिसोर्स सेंटर। जेंडर रिसोर्स सेंटर्स के माध्यम से हम कैसे जेंडर इक्वालिटी लाएं। कुछ प्रश्न चिन्ह और मैं छोड़ना चाहूंगी प्रोफेसर रजनीश जी के लिए, ताकि उन पर चिंतन करके वो हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें कि ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट कैसे किया जाए। क्या जो एनसीआरबी के जो डेटा है उनके डेटा एनालिसिस से हम कैसे जेंडर इक्वालिटी ला सके, कैसे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्राप्त कर सके। और चलते चलते एक बार मैं डॉक्टर अजय और डॉक्टर सागर जी को बहुत बहुत करना चाहूंगी कि उन्होंने, अजय जी एक बार थोड़ा सा माइक बंद करेंगे अपना। मैं डॉक्टर अजय और डॉक्टर सागर जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने ये कदम उठाया और इस कदम के माध्यम से हम समाज में एक नए आयाम और एक नए डेवलपमेंट के शिखर को प्राप्त करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपने मुझे सुना और आशा है और उम्मीद है कि आज हमें बहुत सारे नए फूड फॉर थॉट मिलेंगे जो आने वाले भविष्य के लिए लैंडमार्क होंगे। सभी को एक बार धन्यवाद और नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आपने इस विषय पर बहुत ही बृहद विस्तार पूर्वक बताया। अब मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर रजनीश पटेल सर से कि वो आवें और इस विषय पर कुछ चर्चा करें, बच्चों को बतावें कैसे क्या करना है। इसके पहले मैं थोड़ा प्रोफेसर रजनीश पटेल सर के बारे में बताना चाहता हूं कि he is a graduate in economics and did his LLB and LLM from the Faculty of Law, Banaras Hindu University, BHU. He was awarded the UGC Merit Scholarship during his LLB. He obtained his doctorate degree for his thesis titled The State of Professional Ethics and Accountability of Bench and Bar in Administration of Justice in India from Gorakhpur University, and he taught 1 year in Kanpur University, and he taught 9 years in Gorakhpur University, and he has joined Banaras University in 2010 as an assistant professor, and subsequently he has become professor, and he has presented more than 100 papers in national and international seminars, and he is a member of Academic Council, Banaras Hindu University. He is also the coordinator of the Moot Court Committee and the Sports Committee, and has been the Secretary of Legal Aid and Advice Committee, Banaras Hindu University. Dr. Patel is the recipient of several awards, और इसके साथ साथ प्रोफेसर पटेल सर बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। हम चाहेंगे कि प्रोफेसर पटेल सर का लाभ मिले बच्चों को, लोगों को, और जो भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। हाँ सर, रजनीश सर। Thank you and very good evening to one and all present over here to this academic event. At the outset, I take this opportunity to say thanks to the organizer, the whole organizing team, and particularly Dr. Professor Pratibha Jain Misra ji, Dr. Sagar Jaiswal ji, and Dr. Ajay Singh ji, who has provided this opportunity to share some of my views on this topic, which is eliminating gender-based biased law and practice at the very famous platform of Guru Ghasidas Ji University, Bilaspur.
So thank you all, and particularly I wanted to say a special thanks to Dr. Professor Pratibha Jain ji. उन्होंने मेरा काफी कुछ काम आसान कर दिया, and particularly I am thankful to Dr. Pratibha ji for that, for explaining the topic which is nicely drafted by the organizer, because this topic is chosen as eliminating gender-based violence, law and practice. This gender-based violence generally make a confusion that we are going to talk only about the ladies or only about the women. But she nicely explained that this gender bias means this gender bias may be in regard to the men, in regard to the women, in regard to the LGBT. So thank you, man, and I will try to say each and everything what you have explained to us and to our viewers. So thank you all. Firstly, as this topic is written as eliminating gender-based violence, law and practice. So I think any attempt to discuss this type of topic or the status of women, particularly in the society, ideally it should start with the social framework. And so firstly, in place of their legal regime, their legal status, we can start the discussion with social structure, the cultural norms, the value system in front of the women role and their position in the society. So during centuries of its existence, the status of women has undergone many changes. It has been said that women in a Vedic period were enjoying the very high status in the society, and they were having a right to study the Vedas. They were also having power to offer the mantras to the god, and they were also enjoying considerable freedoms in their daily life as well as related to the marriage. Even if they remain unmarried, there was no bar, there was no restriction, and it was very fortunate that even in that period, the widow marriage was allowed without any type of restriction. So, but the later, the women status have been diluted. I am using this word diluted in the context that the status of women from the higher status comes to the lower status, which is resulted into gender-based biased and gender-based violence in the society. The Puran, the Dharma Shastra, the Smriti have traveled a long way where one can very easily see the deteriorated picture of the women in this, which is, I think it is continuing even till today. In this era, even after a number of sweet slogans in their favor, in the favor of women and in the favor of their status, I think you are getting my point. So the status of women have never been constant. Their rights, their privileges have been always under consistent attack. For centuries, women were not treated as equally in many ways. They were not allowed to have their own property. They were not even allowed to share the property of their parents. And most unfortunate that they were not having any type of right to vote in the society. They were also not having right to choose their job or to choose their work and so on. Not only these friends, but they have been beaten by their family members. They have been get tortured by their family members. They're inside of their houses also, and outside of the houses. I mean the society. So the friends, this long history, it appears itself that they don't enjoy any type of independency, and they have been viewed in a very specific role in our society. With the conception of marriage, it is the true destiny of the women is viewed to have an obligation to bear the child only, and this role actually converted into herself only in two roles, that is the role of mother and role of wife. No doubt, friends, even in these two roles, she received a lot of respect in the society, but very sorry to say that respect is only
attached with the philosophical point of both these roles. Otherwise, it is not true in any way for in any other context. So, even in Dharma Shastra, you can see the Smriti. You can see that women should be. It is written that women should be kept under control, as per the Manu. In childhood, women must be subject to the father. In her youth, she must be subjected to the husband. And finally, if in the last period of her life, if her lord died, then she must be subjected to her son. So women must never be independent. That was the dictum of Manu. And even as well as this famous stanza of Goswami Tulsidas ji, that dhol gawar sudra pasunari, ye sab taran ke adhikari. No doubt, in the present era, this taran word is interpreted very nicely, and it is said that taran didn't mean that taran means torture. Taran means to see. So definitely it is interpreted in very right way right now, but this shows the influence and the attitude of the masses in the society. So unfortunately, it is also the hard reality of society even till today. Thus, we are bound to say that women, they are even till today, they are vulnerable class of the society. So question is why. We will try to discuss these questions, this question, that why they are still vulnerable. But I would like to mention one very special thing, that actually we are living, as ma'am was saying, that we have started so many plans for their betterment. But the main reason, I will try to confine all the questions put by the ma'am, Dr. Pratibha Jain Misra ji, that I will try to put all the questions into one box, and I will say that the main problem is that we are living in many century. We are living many century at the same time. In this 2020 to 2021, one side the women are reaching on the moon, they are going to the space, and on the second side, so many violence are going on against their body as well their mental status. So this is the reality of our society, and that is the main reason. However, the reason may be their biological status, the reason may be their social status, the reason may be their financial status. We can accept also that reason may be the weakness of law. We can say that reason may be weakness of enforcing agency, or even the thinking of the society. I will try to focus also on this point, that why there are so many laws which are made for the betterment of the women, or to eliminate the gender-based discrimination. But why they are not working? So now we should move to the fact of certain regarding to the violence. Particularly, I will like to mention that about 30% of the women in this country, they have experienced the physical violence in their life. Their age group are about 14 to 15 to 49, 50. And about the same group, they have experienced sexual violence at the time of their life, at least one time in their life. And about 30% of the married women, they have also experienced the physical, sexual, and mental harassment from the husband or from the other family members, and not only within the four wall of their home, but also their outside of the houses and in the society by their close friends or other persons of the society. So on the other hand, with the fear of social exclusion, this is the main problem. With the fear of social exclusion and expulsion and lack of effectiveness of the response, particularly for their complaint by the police, by the judicial system, and due to the narrow thinking of the society towards their problem, the Indian women are still facing the violence in silence. This is the reason, ma'am, what you are saying, that there
tremendous attempts that is going on with the so many plans are going on. This is the main reason. The thinking of the society is main important. Why? Because if you will say some person to speak about the betterment and the status of women or the gender bias, then he will speak long for more than 2-3 hours without any type of break. But even it is also happening in our society that if any violence is going, any violence is committed against any women in the society. So even the society person, the general common citizen of India, these are that way, not directly or indirectly. They are supporting that type of incident, sometime in the name of their caste, sometime in the name of religion, and definitely sometime in the name of their political ideology. So think over the issue, how the law will work. If this is the reality of the society, हम किसी एक अपराध को, ऑफेंस को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि the person, the wrongdoer is belong to a particular society, or we are opposing the same only due to a thing that this wrongdoer was not from my society. तो हम कहाँ जा रहे हैं अपनी सोसाइटी को? हम केवल और केवल इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करके 2 घंटा 1 घंटा इस पर बोल करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अपनी यह थिंकिंग सोसाइटी के प्रति, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट the all the persons who are living in the society. So we should think over this issue. Unless we will think over the issue, we will try to resolve this type of problem in the society, nothing will be possible. So dear friends, there is a number of reasons. Some are legal reason, some are social reason, and apart from the subject of law, we should try to discuss this issue in the context of their financial position. I always take this problem in the with the area of finance, because I think personally, and I accept that I may be wrong. I accept that I may be wrong. But I always view this discrimination towards women in the society in social and financial context in the place of legal context. Definitely law is important, law should be there. Without law, even again there will be no possibility. But therefore social and financial factors are more responsible than the weakness of any law or any discrimination against the women. So we should try to uplift their financial position firstly. Otherwise, if they will not uplifted on this point, again the law or the norms of the society will not work. So that's why we were very cautious, and that was the reason that after independence, when India became a democratic state, its constitution provides as a guarantee of political, social and economic justice to and directed the state to promote the welfare of the people of this country. Friends, the concept of welfare will be meaningless without the protection of women, and the same swing, any legal protection of the women will have no value and will give no result unless the women will be facilitated towards the economic independence. So this is the reason, with the intent to provide them financially equality along with their employment opportunity, the government of India from the very beginning, from its starting period of independence, have given a place to their well-being in the 5-year plans. The 5-year plans were the centralized and integrated national economic program for the economic development in a given area, in which the government specifies the particular goal to reach the within period of 5 years without any hesitation. One can say that these 5-year plans were not only having their great involvement in their financial upliftment of the India, as well as toward the overall development of the given field. So to date, the India had total 12 plans starting from the 1951. These 5-year plans were started, developed and carried out by the monitor also by the Planning Commission
from 1951 to 2014, and the Planning Commission was dissolved in 2015, and after that the 12th plan, the last plan, was carried out by the National Institution of Transforming Ayog in our country, which completed its 2000 in the period in 2017, and after that we don't have any type of 5-year plan in this country. So this is the position, my friends. And now I think I should move to the, after discussing the position of women and the violence against the based on the gender justice. Numerous attempts have been made to eliminate this this problem at the national and international level. As Ma'am Dr. Pratibha Jain Misra ji was talking about the some international documents, particularly she has taken the name of CEDAW. So I will try to discuss that point also. So, for example, in our international covenant of unsold civil and political right, through its article number 3, it provides that the state party of the covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present covenant. Definitely, this Article 3 is not talking about the women. It is also not talking about the men. It is talking about the elimination of gender-based discrimination. So this goal is also adopted by the second famous international document, which is known as the International Covenant Economic and Social and Cultural Rights. It repeated the same line, the same goal which was written in the Civil and Political Rights Covenant. And after that, apart from this general phenomena, it is also talking about through its article number 7, that state party to the covenant recognizes the right of everyone to enjoy the just and favorable condition of work, which is very important, and which ensure particularly the fair wage and equal remuneration for the equal work. Definitely, both the documents are talking about the equality. And dear friends, apart from these two famous international documents, we are also having one very important covenant on this point, and that is known as the Covenant on Elimination of All Forms of Discrimination against Women. What ma'am was talking about this, that on 18th December 1979, this Covenant on Elimination of All Forms of Discrimination against Women was adopted by the United Nations Assembly. The convention was the conclusion of almost more than 30 years of work of the United Nations Commission, which was constituted for the status of women in 1946 to monitor the situation of women and to promote the women's right. So in its preamble, from the starting line, in its preamble, it is saying that the covenant acknowledges the extensive discrimination against the women are going on, and emphasizes that such discrimination are violating the principle of equality of the right and respect the human dignity. So this is the main issue. Ma'am was talking about the definition of this discrimination. So it is also defined under this covenant as per article number 1. Remember, discrimination is understood as a term. Discrimination against women shall mean distinction, exclusion, restriction made on the basis of the sex. So this is the reality. This is the definition which is given under this covenant, and it is also saying that Dr. Sagar ji, कुछ कह रहे हैं? No, sir. Sorry, sir. Okay, so please, आपकी mic off कर लें, please. So I said that this enjoyment are exercised by the women irrespective of their marital status. Again, this definition is important because it is not talking about the married or unmarried women. It is saying that it will be irrespective of their marital status on the basis of equality of men and women only, and of human right and fundamental right. Freedom is political, economic, social, and other civil and other fields. So under this same article, it is also mentioned
that state parties condemn discrimination against the women in all forms of agreed to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discriminating against women. Remember, friends, this is the this convention. It also talks and give a duty to the all the signatory of this covenant that in your own particular, in your own area, in your nation, you have to establish certain courts, certain tribunals, and particularly the certain authority, and it will be your duty, your nation's duty to remove all type of discrimination based violence in your country, and you should adopt this international document with this promise that you will try to develop all these things. So friends, that was the main provision regarding the elimination of all type of discrimination. And now you can see that in these conventions, the positive affirmation of the principle of equality by requiring state parties to take all appropriate measures, including the legislation, including to ensure the full development and advancement of the women for the purpose of guaranteeing them the exercising of enjoyment of human right and fundamental freedom on a basis of equality with men. So this is the goal. It is not contradicting. Because my teacher, he was also always used to say that this ये जो युग है ना पटेल जी, यह युग जो है वह आलोचना का नहीं है, यह युग समालोचना का है. So only by criticizing the men or the society, you can't think for the betterment of the women. So after discussing the international aspects, now we are moving to the Indian position, and here I will try to say that we, the citizen of our country, we were really very fortunate that when the international community was busy in drafting of a international charter of right into the, and it was the preparatory stage. And it comes out finally with the name of Universal Declaration of Human Rights in 1948. At the same time, about the same time, our constitution makers, they were also busy in preparation of our Indian Constitution. So all the means the human right, they have tried almost all the human right to provide under the Constitution in the name of fundamental right in the part 3rd of the Indian Constitution as it is provided finally. And whenever they think that, they thought that it will be not possible to provide all these type of right to the citizen, so they instead of the kicking out from the Constitution, they amalgamated into the another part that is known as part 4th of the Indian Constitution. So we all are from the same discipline. So I think there is no need to discuss in detail about the articles which is written under Indian Constitution, but particularly you know that Article 14 is the landmark on this basis, on this point, and which ensure the any type of equality, equal protection of law towards the each and every person. And Article 15.3 is especially for the women, which makes any special provision for the women and children, and similarly to make sure the representation in the employment, the 16.1 is providing provision in favor of the women, as well as Article 23 guarantees to right against the means the exploitation, any type of exploitation it includes. So hence the constitutional provision it is protective, as well as it provides the positive discriminative provision in favor of the women. And as I said that whenever our constitution makers, they thought that it will be not possible for us to provide all the rights, that they have added the provision in part 4th of the Indian Constitution. And we can take in this sense the Article 39,
Article 42, 43, 43A, 46 of the Indian Constitution. So fortunately, whenever any attempt has been made on international level, we, the India, we have regarded that norms, and we have tried to provide that type of norm, that type of goal through our Indian legislation. So a number of, apart from the Indian Constitution, a number of legislation have been passed to protect to eliminate the discrimination amongst these two types of sex, or even the LGBT right now. So we can take the name of dowry prohibition, indecent representation of women prohibition, Child Labor Prohibition and Regulation Act. We can take the name of Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Prohibition, Sex Selection, Protection of Women from the Domestic Violence, Prohibition of Child Marriage Act 2006, Information Technology Act also, the Protection of Children from the Sexual Offense 2012, Criminal Law Amendment 2013-16, and as well as the Criminal Amendment Act 2018, which recently added the death penalty for raping the minor. So my dear friends, this is the reality, this is the status of laws in regard at the national and international level. But even that, the position is not very sound. Now we are to finalize our discussion, we are moving to say that why these all laws are not working. What are the main reasons? So we can say, we have seen that a number of attempts have been done to sum up. I will say, I will recall particularly the Family Law Amendment. It provides right to the women to participate in the parental property. Definitely, it was a very good attempt. Definitely, it was a very good attempt, and it tried to eliminate the discrimination among the male and female, or the men and women. But can you tell me that how many of you, I think ma'am was saying, Dr. Sagar Jaiswal was saying that it is made applicable in urban area, but really I think no one is agreed to accept this amendment. Why? Again, the reason is same for all the question what the ma'am put over this August gathering. All the questions answered. There is the only issue that we are having this law now. Our sisters, they can get the property in the father's property, but really we are ready. Answer will be no. And if they will try to get it, definitely she will face the lawsuits, and without having the legal discussion, I think it will be not possible for her to get that property. So this is the one reason, and this is also the reason for failure of all these provisions which are made for the betterment. And I will also take one example, which is a very famous act, that is Domestic Violence Act of 2005. This act was made for the protection of the women in the premises, in their own house, against their own family members. And the scope of this act has been extended to even the person who is living in relation. The scope is extended now, so they will also having this protection of this act. But very sorry to say that this society, our society, is definitely using this act, but in most of the cases there are huge misuse of this act. So that's why this yug is samalochna. Only alochna se kaam nahi chalega. So you are using a protective measure to file a case, and to only with the intention to create the hurdles and the problems to the person. So if this will be the problem, how the act will work?
So this is the reason again for the failure of this act, which is made definitely for a good intention, with a good intention to protect. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो वास्तव में नीडी है, जब बार बार केस आएगा कोर्ट के सामने और कोर्ट को लगेगा कि इसमें भी परेशान किया जा रहा है, इसमें भी परेशान किया जा रहा है, इसमें भी परेशान हो रहा, तो अनलेस द कोर्ट जो है अपनी माइंडसेट करने लगेगी कि नहीं साहब ये तो हर में परेशानी किया जाता, इसीलिए लाया जाता. That was same was happened in the case of RTI Act. ज्यादा से ज्यादा मिसयूज ही होता है, यूज कम होता है. तो दिस में वी शुड आल्सो थिंक, बिकॉज द टॉपिक इज जेंडर biased, gender based offenses. So we should also think over this issue. Otherwise, if we will talk only in the one direction, definitely no fruitful result will come. And finally, I will again mention the same thing what I have already discussed, that definitely we can speak over the issue for a long period, and without any break we can speak on 2-3 hours on this point. But whenever any incidents, it appears from the social networking sites and other means, that whenever any incidence is going on against it is committed against any lady, any girl, any women, we are Indian citizen, we are having our spiritual spirit definitely, but we are supporting the incidences only in the name of our caste, only in the name of our religion, and definitely with our political ideology. So this mindset should be changed. And finally, it is my humble request, then whenever, as ma'am was talking about the plan of this program, so it is my one request to ma'am, that whenever this institution, Ghansi Ram institution, will be able to organize the new lecture, try to make a topic that how the women may be afflicted economically and social, how we can change the mindset of the mind. Instead of criticizing the society, instead of the criticizing of the male, we should only think over this. Should be the only motto, that we should think how, and we should make a topic that how women would be afflicted, particularly in their economic area. So thank you ma'am, thank you to all. मुझे लगता है कि जितना कुछ हो सकता था इतने कम समय में मैंने अपनी कोशिश की. सभी को प्रणाम. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. इसके बाद जो है मैं बच्चों अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो तो सर से पूछ सकते हैं. इसमें मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख लीजिए, फिर मैं सर से पूछ दूंगा. चैट बॉक्स में लिखिए. Sir, can we ask? They can raise their hand and they can open their video and they can ask one by one. You say something, please, Kamlesh Patel, please. Thank you so much, sir, for your kindful words, and I'm thankful to the authority also. Sir, I have a genuine question with reference to the prima facie gender disparity in the educational institution, like the insecurity among the girls and men due to non-availability of the female guard. कमलेश बेटा आप सुनाई नहीं दे पा रहे हैं, बाकी सब लोग म्यूट कर रहे हैं अपना माइक, तो अपन कमलेश को सुन पाएंगे. Yes. Yes, please. Thank you so much, ma'am. Now my voice is audible. नहीं, अभी भी कम आ रही है बेटा, शायद कुछ के माइक म्यूट नहीं है. हाँ, थोड़ा और जोर से बोलो, माइक को पास ले जाके बोलो. Yes, ma'am. Now is this audible? It is audible now. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. My question was to you, sir, with reference to the prima facie gender disparity in the educational institution like ours, due to non-availability of female guards in the university, there is a sense of insecurity among the girls students. Also, sir, due to the differences in the timings of the boys and girls hostels, and there are some UGC guidelines and there are some legislative provisions also. Sir, how those
guidelines of UGC and legislative provisions can be enforced in the university campus, and what measures can be taken to eradicate the gender disparity among the students in the university, sir? This was my question. Please provide Okay, some thank you. insights. Thank you, Patel. Thank you, Mr. Patel. Yes. You have put a question that how this gender disparity can be removed in your institution due to the difference of timing of the hostels, as well as you said that lack of security guards in your campus. So if this is the only problem, I think problem with the security guard can be removed by your administration. Okay, so this is your own problem, your problem of your own institution, and I think it will be very easily maybe removed, and the security guards may be appointed. But here, the spirit of your question was even that there is some fear in the mind of girls student. So if this is the position, so that's why we were talking that the thinking of the society should be changed. जब तक हम लोग अपने इस चीज में बदलाव नहीं लाएंगे और जब तक हम लोग उस पॉइंट पर फोकस नहीं करेंगे कि कैसे हम लोगों ने बहुत दिनों से एक्चुअली जो तथाकथित जो विमेन एम्पावरमेंट की सोसाइटीज काम कर रही हैं, एक्चुअली दे आर रनिंग द शॉप, they are soft. I don't have any hesitation to say that. So don't go for that type of task. You should think over the issue that how the status of women can be uplifted, particularly the economic condition. And if this issue will be resolved, so definitely it will resolve beyond the problem. And Kamlesh Patel was asking also the question that how the UGC guideline will be implemented. Definitely. We the institutions, we are having our own problems, but we are definitely bound to apply and accept the provisions or the guidelines which is given by our institution, particularly the UGC and also the Bar Council of India. So many times we faces the problems regarding their implementation, actual implementation. Here I would like to say one more thing, that the past 6 to 7 years, or more than 6 to 7 years, I think that person or the group of person who are involved in making the rules and regulations, the laws, they should also visit the society. Okay, without visiting the society, only on the armchair method, if you will prepare any rule, any guideline, definitely it will create problem in implementation. So this may be the answer of your question. Thank you, Kamlesh. Thank you. Am I audible, sir? Yeah, Ayush, please. Yes, Anil. Hello, sir. आयुष हाँ, बेटा please, अपने आयुष। आप को इंट्रोड्यूस करो। आयुष कामत, My name is Ayush Tamraka. I'm from 28. थोड़ा जोर से बोलो बेटा। Sir, my आपका question आयुष is, सड़क पे घूम रहा है ना, आयुष सड़क पे घूम रहा है। actually I'm in shop, sir. Yeah. Sir, actually my question is that, sir, in this modern era, we have so many policies, so many regulations going on for the empowerment of women, but we are lacking to get that point of stage such that we can say we are providing good facility to women, to uplift the women. But what are the loopholes that we are not able to execute those rules and policies, sir? देखो आयुष, मुझे लगता है इसका सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका था। दो तरह की समस्या आ रही है। पहली समस्या ये आ रही है कि जो पॉलिसी बन रही है, जैसा मैंने कहा कि the person or the group of person who are preparing these rules, they should also visit the society. They should concern. अभी कुछ दिन पहले an order was passed by the basic education that some of the school, the primary school, is converted into English medium. Definitely it is a very good attempt, but before converting into the English medium, you should also think over the educational status of the
children, the students, as well as the education status of their family. So then only you will be able to implement, and then only it will be resulted into the fruitful manner. So this is the reason, my dear friend, that I use that why our, even after having a bulk of legislation, we are having more than 200 legislation only in favor of women. We are having more than 600 legislation, including the international covenants, which are especially talking about the labors. But the position of both you are in front of you. So this is the reason. Firstly, we should think before implementing any rule. And one thing, and if society, unless the society will not change its opinion about the male, about the female, and about also the LGBT, no, nothing is possible. So thank you, Ayush, for your question. Ayush, can I supplement one line along with Professor Rajneesh? Yeah, please. Yes, sir. See, Yeah, please, ma'am. Welcome, ma'am. there is another aspect which is known as legal empowerment. Okay, and you are the torch bearers for the legal empowerment and the proper implementation of legal aspects. And your role is much more in a society to provide a equal and just society. And I hope you will do it. थैंक यू मैम। आयुष बेटा, जो मैम आपको समझा रही थी वो यही है कि आप कानून पढ़ने के साथ साथ यू हैव टू बी जेंटलमैन फर्स्ट। पहले अपने मतलब जेंटलमैन की जो क्वालिटी है उसको डेवलप करिए, बिकॉज सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर ड्यू टू ए रीजन, द ओनली रीजन दैट यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो कानून के विद्यार्थी होने के नाते जैसा मैम कह रही हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ा भार है और उस भार को संभालना आप ही का काम है। और साथ ही साथ मैडम आपसे उम्मीद भी कर रही है कि आगे चल करके आप सोसाइटी के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करेंगे। सो थैंक यू अगेन आयुष जी। Am I audible, sir? Am I audible, sir? Yes, Anirudh, please. Sir, actually, I have 3 questions. Questions. First one is regarding marital rape. Yeah. Sir, I am just pointing out few things. First is regarding marital rape, sir. First, I would like to ask you what can be done for the marital rape, because we not have any legislation about that. Second thing is about third gender, because we have an internal complaint committee for women, but we don't have any such thing for third gender. And third thing, as the subject is specified, law and practice. What is law? And second, what is practice? So I would like to ask, is there any way to get UGC guidelines implemented through the way of courts, or can a person can claim equal rights in courts regarding rules of girls hostel or regarding things like that, or court may interfere in the tribal things like that? I would like to ask you about that. ओके, थैंक यू अनिरुद्ध। देखो, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इस सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके भी खत्म किया जाना चाहिए। मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि द ऑफेंस ऑफ इंसिस्ट, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ऑफेंस ऑफ इंसिस्ट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द आईपीसी, अंडर आवर इंडियन पेनल कोड। एट द टाइम ऑफ डिस्कशन in a parliament, there was a proposal that we should also include this offense of incest. Incest means the having the sexual relation amongst the family member. That is declared in England as an offense. So, but our vice president of the time, the first vice president of the time, he said that no, हमारा जो भारतीय है वो ऐसा करने को सोच ही नहीं सकता, ऐसा करने को सोच ही नहीं सकता। तो कानून बना करके क्या मैं उसे बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है? और उसके बाद से आज तक वह इंक्लूड नहीं हुआ था। There are so many amendment and the decisions was given by the Honorable Supreme Court on that point. Definitely the society is going to be changed, and it is changing very fast.
But as far as the problem regarding the girls' hostel or the boys' hostel about their timing, I think each and everything should not be regulated by the law. If there is any law, if there is any regulation of the UGC or any other authority, firstly there should be some rationality, the reasons behind that, and we should also think that is it possible to implement it, and before that we should also think that is it necessary to make this type of law. Otherwise, most of the problem of this society can be removed by ignoring it. So if we will make so hue and cry over the issue, क्योंकि इंडिया की जो स्थिति है, बेटा मैं नाम बोल रहा हूँ तुम्हारा अनिरुद्ध, उसकी स्थिति सुन लो क्या है कि अभी कोई इशू आता है, कोई इशू आ गया, नया इशू आ गया, पूरा कंट्री एक साथ एक तरह की बात करता, एक ही चीज डिस्कशन होता, और 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना उसके बाद खत्म. सो दिस इज अवर रियलिटी. हम किसी इशू को लंबा, तो बहुत से ऐसे इशू जानबूझ के पैदा किए जाते, उनको हम रिमूव कर सकते. दूसरी बात आपने जो कहा कि जो LGBT के संदर्भ में, देखो उनकी संख्या बहुत कम है, खास करके मैं अगर जो मीन्स जो थर्ड जेंडर की बात करूं, उनकी संख्या बहुत कम है. एंड इवन द गे रिलेशन, द लेस्बियन रिलेशन, actually even till today these two types of relations are not going to be fit in our society. We are not having a number of person in that regard. So if that number will be increased, then I think there will be any law on this point. Otherwise we should try to provide the equality right only to them, and there should not be any type of discrimination. Otherwise, it will be wrong. Okay, so this is, I think, will be answer of your question. Anirudh, thank you. Sir, if no question is there, then you can go ahead for the vote of thanks, or is, I think Pragati is there for asking. Yeah. Yes, ma'am. Yeah, Pragati, please. A very good evening, sir. Your valuable words were very Yuvraj Singh, please put off your mic. Yuvraj Singh. Yuvraj Singh and Surekha also. Good afternoon, sir. Sir, I have a question. Just a minute, beta. Let Pragati will ask first, then Yuvraj Singh, then Surekha. Okay? Okay. So please mute your mic. Surekha, you also please. Surekha, can you hear me? Yeah, thank you. Yes, Pragati, you can continue. Okay, thank you so much, ma'am. Sir, your valuable words were very useful for us. I have a question related to financial independence of a woman. Sir, financial independence is considered to be very important for each and everyone, both men and women. But in Indian society, women are not considered to go to the in every field and work and carry on to their expenses. And even now, as we see our generation, people are not thinking that it should be a taboo that women are working or doing like that. People of our generation don't consider it to be like that. But then also, we see people being discomfortable and not able to move out of their house for work. And not even, my mother is a teacher, but she's a working woman. But they only find some of the jobs only to be secure for women, not all the jobs. So, sir, when will this all things will be removed from our society? Thank you, Pragati, for this question. Actually, जो तुम कह रहे हो ना, this is the hard reality of our society. And if Pragati, you want to change the entire society within a minute, I hope it is not possible. Okay, so definitely there was a position when we have heard, we have read the text that in Vedic period the women status was very good. In the middle period it comes down, and now what is the real position? We are not sure.
Okay, so definitely we are having some development regarding. If you will talk with your mother, with your father, so they will tell you that definitely at present, comparing this present society with the earlier 100-year back, then definitely we are in development, and any development will take time. जैसे जो एकदम जो जंगली आदमी था वो आज बैठ करके इंटरनेट से बातें कर रहा है, सो आज से 10-20 साल 25 साल पहले पॉसिबल नहीं था. थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, मैं सॉरी मैं एक पर्सनल चीज कोट कर रहा हूँ. एक बार मैं अपने गांव गया था, तो मेरी जो चाची है वो एक लेडी को देख के कह रही कि देखो वो तो बिना कपड़े के जा रही है. तो मैं इधर उधर देखा, मैं कौन बिना कपड़े के जा रहा है, तो कहे वो तो हम कहे वो तो कपड़ा पहनी हुई है. तो कह रही कि सर पे आंचल नहीं रखा है. ओके, तो सर पे आंचल ना रखना मतलब कि बिना कपड़े के घूमना. सो दैट वाज द थिंकिंग, एंड इट इज स्टोरी अबाउट द नॉट मोर देन 10 ईयर. लेकिन वहां पे भी अब डेवलपमेंट आ रहा है, वहां पे भी चीजें आ रही. तो प्रगति जो कह रहे हो ना कि इट विल टेक टाइम फॉर द प्रगति ना, तो डेवलपमेंट हो रहा है और आगे चल करके होगा. जहां तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट का सवाल है, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में एक चीज इसको भी ऐड करना है. जैसे मान लो आर्टिकल 16 में डाल दिया कि इट विल प्रोवाइड सम रिजर्वेशन, आर्टिकल 15(3) में डाल दिया कि आई विल मेक सम स्पेशल प्रोविजन फॉर यू. लेकिन केवल इससे नहीं होगा, जो इट शुड रिफ्लेक्ट आल्सो, and really on the ground level it should reflect, only not in slogan. I have used one line that even after the sweet slogan in the favor of our women, the society is going in the wrong in the same direction as it was happened a number of years ago. So this is the problem. Definitely we are getting some development. We hope that we will get we will achieve our goal. लेकिन प्रगति थोड़ा टाइम लगेगा. कितना टाइम लगेगा ये मैं कह नहीं सकता, बिकॉज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, माइंडसेट चेंज करने का इतना आसान काम नहीं है. बाय द लॉ यू कांट चेंज द माइंडसेट. सो अभी जो है, जो सेमिनार और टॉक ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, यहाँ पे केवल जो हम लोग सुनने वाले जो है ना, वे 10, 20, 50, 100, 200 है, एंड ऑलमोस्ट ऑल आर द एजुकेटेड पर्सन. So ये जो awareness है, this is your role, your department's the legal aid committee, role of the legal aid committee to go to the village and to try to make the awareness. आपको वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, आपको बड़ा निराशा होती है. हम खुद ही लीगल एड के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, मेंबर रहे हैं. हम लोग जब कैंप लेके जाते हैं गांव में तो बड़ी निराशा हाथ लगती है. कोई आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना काम करते हैं. जो हमारा जो नालसा की टीम है वे भी आती, हम लोग जा के साथ में काम करते हैं, जाके बुलाते हैं, पकड़ के ले आते हैं, अपना सारा कुछ अपना सब कुछ करके. लेकिन टाइम लग रहा है. तो हम जो ये आपसे संदेश देना चाहते हैं कि जो डिवोशन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मियरली ए पेपर वर्क. केवल कहने से, केवल घोषणा से कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला. जब तक कि हम ग्राउंड लेवल पे बात नहीं करेंगे, जब तक कि हम ग्राउंड लेवल पे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, केवल धारा गिना देने से कि इस धारा में ये लिखा है, उस धारा में वो लिखा है, ये तो सारा लॉ स्टूडेंट जानता है. लेकिन जो थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी है, इसको चेंज करने के लिए फर्स्टली वी शुड चेंज, आई शुड चेंज माई सेल्फ, देन आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रगति. सो दिस इज द. अभी दहेज की बात करो ना, अभी दहेज की बात करो तो रजनीश पटेल घंटों बोलेगा, लेकिन अगर रजनीश पटेल को खुद दहेज लेने की बारी आएगी तो पीछे नहीं हटेगा. दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, और यही कारण है कि जो आपका क्वेश्चन है, एक किसी सज्जन ने और पूछा था कि क्यों काम नहीं कर रहा. सो दिस इज द रियलिटी व्हाई द लॉ इज नॉट वर्किंग इन आवर सोसाइटी. अनलेस वी विल चेंज दिस थिंकिंग एंड अनलेस द गवर्नमेंट विल मेक द ग्राउंड लेवल अटेम्प्ट्स, आई थिंक वी विल ओनली ऑर्गेनाइज द सेमिनार. थैंक यू प्रगति. प्रोफेसर रजनीश जी की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ. प्रगति, मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो शायद आपको समझ में आएगा. मैंने अपनी दादी को देखा, ठीक है, अपनी माँ को देखा, अपने आप को देख रही हूँ और अपनी बेटी को देख रही हूँ. और इन चारों पीढ़ियों में जो बदलाव आया है वो केवल खान पान में आया है, रहन सहन में आया है,
बोलने में आया है या उनके पहनावे में आया है, लेकिन जो माइंडसेट है, जो मेंटल एटीट्यूड है, वो आज भी वही है जो मेरी दादी का था, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी बेटी हो। ठीक है, रीजन बिहाइंड इज हमारा जो सोशलाइजेशन पैटर्न है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऐसे ट्रांसमिट होता है कि उसमें सेम माइंडसेट आता है। जैसे मैं अगर आपको किसी बच्ची के हैप्पी बर्थडे पे जाना हो, एक 2 साल की बच्ची के हैप्पी बर्थडे पे जाना हो, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आएगा इसको बार्बी डॉल दो या किचन सेट दो, राइट। लड़के के बर्थडे पे जाना हो तो उसको रॉकेट दो, एरोप्लेन दो या मोटर दो। उल्टा क्यों नहीं होता? लड़की को आप एरोप्लेन, मोटर या रॉकेट क्यों नहीं देते? लड़के को आप किचन सेट या बार्बी डॉल क्यों नहीं देते? क्योंकि ये सोशलाइजेशन हो रहा है। इसी माइंडसेट को, इसी मेंटल एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। हम और आप क्या देखते हैं? विष्णु जी बैठे हैं, लक्ष्मी जी पंखा झुला रही हैं। हमने कभी नहीं देखा कि लक्ष्मी जी खाना खा रही हैं और विष्णु जी पंखा झुला रहे हैं, राइट। आप एनसीईआरटी की किताबों में देखो क्या लिखा होता है, राम स्कूल जा, सीता बर्तन मांज, सीता भाई को खाना दे। क्या भाई खाना, राम खाना सीता को नहीं दे सकता? तो इन सब जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो डॉगमास हैं, जो हमारी बैरियर्स हैं, उन सबको चेंज करने की जरूरत है। और वो ओवरनाइट अफेयर नहीं है, वो वन डे अफेयर नहीं है। इट विल टेक टाइम बट इट विल कम डेफिनेटली, अगर हम और आप सब हाथ से हाथ मिला के सामूहिक जिम्मेदारी को समझें और उस पर आगे बढ़े। जितने लड़के यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे काम करें, अपने आप खाना निकाल के दें, बहन को खाना दें, बहन को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दें, अपने कपड़े खुद धोएं। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जहाँ पे लड़का गिलास का कप रख दे, पानी का गिलास रख देता है या चाय का कप रखता है, उसको बहन ही उठा के रसोई में रखती है। क्यों नहीं लड़का रखता? क्यों नहीं खाना वो खुद निकाल सकता है? बहुत सारी बातें हैं। आप देखो हमारे घर परिवार में क्या होता है, बहन भाई पढ़ रहे हैं तो बहन जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके भाई को पहले खाना देगी, फिर खुद अपने लिए निकालेगी। तो ये जो स्मॉल स्मॉल एक्ट्स हैं, दैट दे नीड टू चेंज and mindset has to be changed, otherwise we cannot grow, we cannot develop, equality नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो अपन को पहल करने की जरूरत है बेटा। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू प्रतिभा मैम। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुन के, और रियली आई एम फुल्ली एग्री विद यू कि यही माइंडसेट होनी चाहिए। और आपके पास आप उदाहरण नहीं ढूंढ पा रही थी मैम, आई प्रॉमिस दैट आई एम व्हाट आई एम सेइंग दैट इज ट्रूथ। मैडम, मेरी शादी जो है मतलब जबरदस्ती हुई थी माता पिता के प्रेशर से, लेकिन मैडम कभी भी इक्वलिटी की प्रॉब्लम नहीं आई। और रही बात है कि जितना पैर वे मेरा दबाती हैं उनसे ज्यादा मैं उनका दबाता हूँ। सो आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एनी हेजिटेशन टू से। तो आप एग्जांपल ढूंढ रहे थे, तो जब भी उनका भी पैर दर्द करता तो मैं भी दबा लेता हूँ मैम। गुड। Next question, please. There are 2 more questions, then we'll end up. Yes. Good afternoon, sir. Ma'am, I have a question. Recently, our Honorable Justice D.Y. Chandrachud has shown his serious concern over the less number of judges in the Supreme Court and High Courts, and we find that most of our Indian women become very successful in foreign countries, but now not in our country. So my simple question is, what is the role of women in establishing gender equality in the society? Actually, I think this question should be given to any teacher of sociology. Okay, but as you have given this question to me, that I have to say that we should not discriminate that what is the role of development of women.
actually duty to develop the status of women is not only the role of our duty of the women, it is our duty. So we should all together with the men and women both, they should try to develop the status of women. As far as less number of women in judiciary is concerned, it is not only the example of judiciary. I think in every walk of life, even in my institution, we are having 48 teachers. We are having 48 teachers, and there is only 2 female teachers in my faculty. So it is not happening only in the judiciary, it is happening in almost all the field. What are the reason? I think we have discussed a lot. How it will become true, this dream will be true. I think I have replied to the Pragati that it will take time. Definitely it will take time. We are in progress, in the process of progress, in process of development, no doubt. We are not going back. We are definitely in the right way, and our society is trying for the best. Sir, my question. Okay. एक सेकंड युवराज जी, शायद मैं आपकी बात को थोड़ा जस्टिफाई कर पाऊं कि ऐसा क्यों है। देखिए, जब हम टोटल सेंसस को देखते हैं तो सेंसस में 48.6 जो परसेंटेज है वो वुमेन पॉपुलेशन की है, एंड द अदर कॉइन गोज टू द मेन पॉपुलेशन, राइट। अगर आप आधे आसमान को छोड़ देंगे, आधी जनसंख्या को छोड़ देंगे और विकास के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे तो शायद विकास नहीं हो पाएगा। हमको इसको इस एंगल से देखना होगा कि सोसाइटी इज ए काइंड ऑफ रथ, और उसके 2 पहिए, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों को पैरेलल चलना होगा, दोनों को साथ साथ चलना होगा। किसी भी प्रकार के विकास के लिए जस्टिस होना बहुत जरूरी है, उसमें सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे आप देखें, हरियाणा में सेक्स रेशो बहुत कम है, राइट, नेशनल से भी कम है, 937 पर 1000 है, और केरला में देखें तो 1014 है। तो इसके पीछे रीजंस, कॉजेस एंड इफेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है, और ये अपने आप में एक शोध का विषय है। और बहुत सारी बातें जो निकल के आई आज की टॉक से, 2 इम्पोर्टेंट बातें निकल के आई कि एक तो सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, और आत्मनिर्भरता के साथ आत्मसम्मान भी होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट पहल की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो SHG की गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नोन एज ए न्यू इकोनॉमिक महामंत्र। आपको आइडिया होगा, मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज भी मिला है बांग्लादेश में, उन्होंने कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की गरीबी को दूर किया। ये बहुत लंबा रिसर्च का विषय है, इस पर डिस्कशन होगा। अच्छी बात है आपने ये प्रश्न उठाया। आई एम हैप्पी एंड आई विल लव टू सी इफ यू डू द रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Definitely, ma'am. I'll do it. Yes. Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, my major focus of my question was that we have lack of women personalities. I mean, role models. I'll give you the little bit answer. If you see, there are 43 central universities, right? And only 2 women candidates are the vice chancellors. Women need the opportunity. They are excelling. They are doing excellent work, but they need opportunities, and slowly opportunities are coming to their way. We have to go for long journey for women. पंचायत टू पार्लियामेंट में भी लेडीज की पॉपुलेशन बहुत कम है, पंचायत में भी बहुत कम है। पंचायत में बहुत सारे तो पंचायत पति है, पंचायत भाई है, सरपंच पति है। तो दिस माइंडसेट एंड दिस एटीट्यूड नीड्स टू चेंज, एंड इट विल टेक अ लिटिल टाइम। इट इज नॉट ए वन डे अफेयर, इट इज नॉट 2 minutes what do you call 2 minutes Maggi noodles, okay?
It will take time, but I'm 100% sure and I'm hopeful time will come when we will change our attitude and we will give opportunities to all. Okay, thank you. Last question कोई बच्ची पूछ रही थी एक. Hello, sir. Good afternoon. हाँ, शीतल. Yes. Yes, since we are talking about open for this video, we can see your beautiful face. Yes, shabash. Good afternoon, sir and madam. Since we are talking about gender equality, recently I came through. I came to know that a case that a man, after 20 years being in jail, found not guilty since he was convicted of rape. By this 20 years, he lost everything. So how can we prevent all this thing and protect innocent person from not bearing all this thing? How can we prevent this, sir? Please tell me about thank you, Sheetal, for this question. Actually, I was talking that we are having one act. The name of the act is Domestic Violence Act. I have said that in most of the cases, it has been misused by the society person. ज़्यादा से ज़्यादा यही हो रहा है, और अगर ये ऐसा होता रहा ना, तो मुझे जो डर है वो डर इस बात का है कि there will be a general impression that this act become notorious, and definitely it will change the mindset of the judges also. So it is our duty not to misuse. If any law is, any good thing is given to you by the government, so we should use only, not to misuse. और रही बात है कि how innocent can be protected, actually it is from very starting period it is going on. So everything is not possible by the law, through the law. तो रही बात है कि we can add one more provision as we have added in some of the special legislation, that if anyone will try to misuse this act, then action will be also taken against him or her. So that type of provision may be added legally. Otherwise, how and how much it will work, I can't say that. But as far as the legal answer of this question is that we should add one more provision in that act, that if it will be proved that act or any provision of that has been misused, then definitely action will be also taken against the person who has wrongly complained against any innocent. Okay, so this may be. Otherwise, I am not sure that how much this provision will work. So that's why I requested that we should think over the issue, that this legislation is for me. Okay, it is for my protection, and we should not misuse. जैसे कि अपना घर होता है तो बचा के रखते हैं, ठीक है, अपनी दीवार बचा के रखते हैं, कि क्यों उसको हमेशा से रंग के रखते हैं, अच्छे से दिखता रहता कि मेरा है, क्योंकि मेरा है. तो ये जो एक्ट भी है वो आपका ही है. तो अगर इस एक्ट को आप मिसयूज करोगे बाय द वीमेन, तो जाहिर सी बात है ये तो फिर आप ही के ऊपर अटैक करेगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू अबाउट इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस. वेलकम शीतल, वेलकम. शीतल बेटा, देखो, एटम है, एटम का आविष्कार किसके लिए हुआ? पीस के लिए हुआ. लेकिन हमारे सामने जापान एग्जांपल है, नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब का, राइट? टीवी को कैसे इस्तेमाल किया गया? ईटीवी के लिए इस्तेमाल किया गया, एजुकेशनल टीवी के लिए. हमारे सामने उसकी अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है. फिर उसके बाद इंटरनेट है, इंटरनेट का कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अदर साइड ऑफ द कॉइन है. एटीएम का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अदर साइड ऑफ द कॉइन है. ऐसे ही डीवी एक्ट में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमने उस एक्ट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसकी अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है. लोगों ने उसका मिसयूज किया, जैसे 498A का लोग मिसयूज करते हैं. तो
हमें अदर साइड ऑफ द कॉइन को भी समझने की जरूरत है और उसको रोकने की जरूरत है कि किसी भी काम को हमें कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं लेना है. Okay, and that work will be done by the younger generation like you. रोज एग्जाम्पल्स भरे होते हैं न्यूज़पेपर्स में कैसे मिसयूज ऑफ डिफरेंट एक्ट्स हो रहे हैं. वेरी पॉपुलरली कॉमनली एक्ट इज SC/ST एक्ट. कितना मिसयूज हो रहा है, कितना. आप मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगी जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए. NCRB की रिपोर्ट कहती है कि 68% महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन वही 18% पुरुषों के खिलाफ भी उत्पीड़न हो रहा है. तो जब हम जेंडर की बात करते हैं तो मेल फीमेल को छोड़ के एक न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी सोसाइटी और इक्वल सोसाइटी बनानी है. मेल फीमेल ट्रांसजेंडर छोड़ दो. ट्रांसजेंडर का तो सदियों से क्या हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है. Right, they also have emotions, they also have they also need opportunities, and slowly they are coming. Okay, so our role and responsibility is much more. We have to redefine the society. Okay, thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, प्रोफेसर रजनीश पटेल सर. मैं सुनाई, आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? हाँ अजय जी आपकी आवाज सुनाई दे रही, बोले आप. थैंक यू वेरी मच. आप तो मतलब मैं तो पहला व्यक्ति देखा कि इस तरह से आप इंटरनेशनल लेवल से लेकर के अपने घर तक का उदाहरण आपने इस वेबिनार में दे दिया. और लड़के बहुत लाभान्वित होंगे, हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं. और सब लोग मतलब इस पर आश्चर्य भी व्यक्त करेंगे कि ये कैसे, मैंने पहले वक्ता हैं कि जो इस तरह का उदाहरण दे रहे हैं. बड़ा अच्छा लगा प्रोफेसर साहब कि इतना कम समय में आपने इतना अच्छा उद्बोधन दिया. इतने कम समय में आप तैयार हो गए. हम लोगों ने आपसे 12 बजे का समय लिया था, उसके बाद 2 बजे का समय लिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब मैं क्या बताऊं. तो इसी के साथ अब हम सबको धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में ये कहना चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया और हम सभी इसके लिए हृदय से आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रजनीश पटेल जी का आभार व्यक्त करते हैं. इसके साथ साथ हम आभारी हैं डीन मैडम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए वित्त विभाग पर अपना विश्वास व्यक्त किया तथा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया. और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर सागर कुमार जायसवाल सर का, जिनके कुशल नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ. और अंत में विभाग के सभी प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण को मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूं. विशेषकर सुदीप सरमन सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट किया. और इसके अलावा मैं उन विद्यार्थियों का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि जो इतने पेशेंस से इस लेक्चर को, इस वेबिनार को अटेंड किए, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया. तो इन सब के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं उन कर्मचारियों का जो कि इस सब कार्यक्रम में लगे रहे. उन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर. धन्यवाद सर. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. मैं एक लाइन चलते चलते कह दूं मैम, आपने जो प्रोग्राम को हैंडल किया ना, एक प्रोग्राम को जो दिशा मिली वो आपकी वजह से मिली. जो इतना बढ़िया जो दिशा निर्देशन आपने शुरू में दिया था ताकि हम अपने आप को वहां तक कन्फाइन करके ले आए, और बीच बीच में जो आपने आंसर दिया बच्चों का भी खास करके, रियली इट वाज वेरी नाइस. तो थैंक यू मैम. थैंक यू अजय जी. थैंक यू अजय जी, सागर जी, धन्यवाद आपको. प्रोफेसर पटेल सर, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये लॉ का ही नहीं, ये सोशियोलॉजी का भी मिलन हुआ है. इसमें जो है उधर विधि, इधर समाज शास्त्र, सब मिल करके बहुत एग्जैक्ट हुआ. क्योंकि
लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू टू ऑल। नमस्कार, फिर मिलेंगे। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. थैंक यू बेटा।